हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल निर्माण जीएस एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना के कारण सभी विद्यालय व कोचिंग इंस्टीट्यूशन बंद हैं, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस कारण से मैं अपने चैनल पर 11th और 12th की अकाउंट और इकोनॉमिक्स के बैच चालू कर रहा हूं। जो भी बच्चे किसी मजबूरीवश पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। आज अपन 12th के अकाउंट का एक चैप्टर लेंगे, उसके विषय पर बात करेंगे। उसके बाद अपन धीरे धीरे उसी में आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज अपन 12th की अकाउंट में पहला चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम है साझेदारी लेखें। ये आपके अकाउंट में पहला चैप्टर है, लेकिन इससे पहले एक चैप्टर आपके अकाउंट में और जोड़ दिया गया है, अलाभकारी संगठन। बच्चों, उस चैप्टर को मैं आपको बाद में कवर करूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको मैं एक सीक्वेंस वाइज लेकर आपके सामने चलूंगा। देखिए, आज अपन समझेंगे साझेदारी लेखें। साझेदारी लेखें समझने से पहले अपन को साझेदारी शब्द को समझना पड़ेगा। अब चूंकि अपन बात अकाउंट की कर रहे हैं, तो इसमें व्यवसाय का बहुत महत्व होता है। ठीक है, जो भी अपन बही खाता तैयार करते हैं या लेखांकन तैयार करते हैं, वो अपन व्यवसाय के उद्देश्य से करते हैं, और जो व्यवसाय अपन करते हैं उसकी लाभ हानि की जानकारी के लिए अपन खाते तैयार करते हैं। देखिए बच्चों, आपने 11th क्लास में 5 तरह के व्यवसाय पढ़े होंगे। एक होता है आपका एकांकी व्यापार, सोल ट्रेडरशिप। दूसरा होता है पार्टनरशिप, साझेदारी व्यवसाय। तीसरा होता है कंपनी व्यापार, कंपनी। और चौथा होता है सहकारी संगठन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बाद 5वां होता है आपका हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा जो व्यवसाय किया जाता है। अब अपन बात करते हैं एकांकी व्यापार के विषय में। एकांकी व्यापार है क्या? क्योंकि साझेदारी को समझने से पहले आपको एकांकी व्यापार को भी समझना पड़ेगा। एकांकी व्यापार या सोल ट्रेडरशिप क्या होती है, या सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, पहले इसको आप लोग समझ लीजिए। एकांकी व्यापार में जो साझेदार होता है, जो व्यक्ति होता है, वह अपनी पूंजी लगाता है, और जो भी व्यवसाय में लाभ या हानि होता है उसको वह स्वयं वहन करता है। एकांकी व्यापार में जो एक व्यक्ति होता है वो अपनी स्वयं की पूंजी लगाता है, और उसमें व्यापार में जो भी लाभ या हानि होता है उसको स्वयं वहन करता है। अब एकांकी व्यापार में जब कोई व्यक्ति पूंजी लगाता है तो उसमें 2 स्थितियां निकल के सामने आती हैं, या तो व्यापार में लाभ होगा या हानि होगी। अगर हानि हो गई तो उसकी पूंजी डूब जाएगी। और दूसरा पॉइंट है आपका, आप व्यवसाय के क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकते हैं। ये एकांकी व्यापार की सीमाएं हैं। जो लाभ हानि होती है वो व्यापारी को स्वयं वहन करनी पड़ती है। लाभ हुआ तो अच्छा, और अगर हानि हो गई तो उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बाद दूसरा, वह अपने व्यवसाय का विस्तार नहीं कर सकता है, क्योंकि कम पूंजी के कारण अकेले होने का अपने व्यवसाय का विस्तार नहीं कर सकता। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, प्रबंधन, वह अपने व्यवसाय का सही तरीके से प्रबंधन भी नहीं कर सकता है। तो इसके एकांकी व्यापार में एक बात तो सही है कि व्यापार का पूरा लाभ या हानि व्यापारी को ही वहन करना पड़ता है, लेकिन 2 बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक तो वह व्यवसाय का विस्तार नहीं कर सकता, और दूसरी बात, व्यवसाय का प्रबंधन सही तरीके से नहीं हो सकता।
और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि व्यवसाय में हानि हो गई तो व्यवसाय के पूरी की पूरी हानि उसी व्यक्ति को वहन करनी पड़ेगी। इसके बाद हुआ क्या? व्यवसाय के विस्तार के लिए दूसरा है आपका साझेदारी व्यापार। साझेदारी व्यापार में क्या होते हैं, कई लोग होते हैं जो व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं। कई लोग होते हैं जो व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं और व्यवसाय को संचालित करते हैं। अब इस बात को समझिए, जब कोई व्यक्ति व्यवसाय में पूंजी लगाता है और व्यवसाय को संचालित करता है तो पूंजी की मात्रा भी क्या हो जाती है, साझेदारी में बढ़ जाती है। मान लीजिए प्रत्येक पर्सन ने 1 लाख रुपए लगाया तो तीनों पर्सन का 3 लाख रुपए हो गया, मतलब व्यवसाय में पूंजी की मात्रा बढ़ गई। जब व्यवसाय में पूंजी की मात्रा बढ़ेगी तो व्यवसाय का विस्तार भी किया जा सकता है। व्यवसाय के विस्तार होने से व्यवसाय में लाभ की अधिकता भी हो जाएगी, लाभ भी बढ़ेगा और आपस में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया या बांट लिया जाएगा। लेकिन आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, जब कहीं अधिक बर्तन होते हैं तो वहां बीच में खटपिट तो होती ही। मतलब सीधी सी बात है, जब 4 या 5 लोग मिलकर किसी कार्य को करेंगे तो उनके बीच खटपिट तो होगी। अब जब इन लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा होता है तो लड़ाई झगड़े से बचने के लिए साझेदारी में एक कानून बनाया गया। वह कानून है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। अब यह अधिनियम बनाया गया कि यदि साझेदारों के मध्य आपसी झगड़े होते हैं, उन झगड़ों को समाप्त करने के लिए इस अधिनियम में सभी प्रकार की बातें लिखी गई हैं। अगर साझेदारों के मध्य आपसी डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उनको निपटारा इस अधिनियम के तहत किया जाएगा। अपन बात करते हैं साझेदारी होती क्या है। साझेदारी को समझने के लिए साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4, आप सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिए। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में साझेदारी को परिभाषित किया गया है। साझेदारी को क्या परिभाषित किया गया है, ध्यान से देखिए। साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध होता है जो उन सब के द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित व्यापार के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि साझेदारी से आप क्या समझते हैं, साझेदारी की विशेषताएं बताइए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इसी साल पेपर में आया हुआ है या फिर कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इन बातों को बड़े ध्यान से आप लोग समझिए। तो साझेदारी, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में साझेदारी को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। वह परिभाषा क्या दी गई है उसको बड़े ध्यान से समझिए। साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध होता है जो उन सब के द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित व्यापार के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। अब अपन इस परिभाषा के आधार पर विशेषताओं का निर्माण किया। जो परिभाषा लिखी हुई है उसी के आधार पर विशेषताओं का निर्माण किया गया। यदि यह सारी विशेषताएं फुलफिल नहीं होती हैं, पूरी नहीं होती हैं, तो वह साझेदारी व्यापार नहीं कहलाएगा। साझेदारी व्यापार कहलाने के लिए इन सभी विशेषताओं का होना अति आवश्यक है। अब उन विशेषताओं को अपन धीरे धीरे समझेंगे, रटना नहीं है, समझने की बात है। देखिए इस पे पहला शब्द लिखा हुआ है साझेदारी। अब आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा साझेदारी कोई एक व्यक्ति द्वारा तो हो नहीं सकती, कोई एक व्यक्ति साझेदार तो बन नहीं सकता। साझेदार बनने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। तो देखिए इसकी जो पहली
विशेषता बनी वह बनी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। कम से कम 2 व्यक्ति तो साझेदारी में होना ही होना चाहिए, इतने से कम व्यक्ति साझेदारी में नहीं हो सकते। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। अब प्रश्न ये उठता है कि कम से कम 2 तो अधिक से अधिक कितने व्यक्ति हो सकते हैं? तो साझेदारी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति साझेदारी में मिलकर कार्य कर सकते हैं। कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति साझेदारी में मिलकर कार्य कर सकते हैं। पर उसकी भी कुछ नियम कानून है। वह क्या है? जो साझेदार होगा उसकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम है और किसी फर्म में साझेदार है तो वह केवल लाभ के लिए साझेदार होगा। यदि व्यवसाय में हानि होगी तो उस साझेदारी के मध्य नहीं बांटा जाएगा। फिर एक बार ध्यान से सुने, यदि किसी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम है तो वह साझेदारी में केवल लाभ के लिए साझेदार होगा, हानि का बंटवारा उसके मध्य नहीं किया जाएगा। अब एक बात और समझ में आती है, कुछ लोग बड़े तो हो जाते हैं। जैसे मैं आपसे एक फिल्म की बात करता हूं, कोई मिल गया। जिन लोगों ने देखी बहुत अच्छा, जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लेंगे। इसमें जो ऋतिक रोशन है वो प्रीति जिंटा से दूध वाला बॉर्नवीटा मांगता है। उसकी उम्र तो बढ़ गई है लेकिन उसका जो दिमाग है वह बच्चों जैसा ही है। तो इस प्रकार के व्यक्ति भी साझेदारी में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। उम्र तो बढ़ गई लेकिन उनका दिमाग विकसित नहीं हुआ, इस प्रकार के व्यक्ति भी साझेदारी में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। इसलिए ये पे सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, कम से कम इसमें 2 साझेदार हो सकते हैं और अधिक से अधिक 50 साझेदार इस पे सम्मिलित हो सकते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई साझेदारी क्या। इसके बाद अपन बात करते हैं, जब अपन साझेदारी करेंगे तो आपसी अनुबंध का होना भी आवश्यक है। जब तक हमारे बीच कोई अनुबंध या समझौता नहीं होगा तब तक अपन साझेदारी को संचालित नहीं कर सकते हैं। साझेदारी को संचालित करने के लिए साझेदारों के मध्य अनुबंध और समझौता का होना अत्यंत आवश्यक है। चाहे वह समझौता लिखित हो या फिर मौखिक। समझौता दोनों प्रकार से हो सकता है, लिखित समझौता भी हो सकता है और मौखिक समझौता भी हो सकता है। लेकिन जो लिखित समझौता होता है वह मौखिक समझौते से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मौखिक बातों का कोई भरोसा नहीं होता है लेकिन लिखित बातों का बहुत भरोसा होता है। लिखित बातों को अपन कानून के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं लेकिन मौखिक बातों को अपन कानून के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। अब इस बात को समझिए, ऐसा क्यों हुआ था? जब ये कानून बना था भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के समय व्यक्तियों का बहुत विश्वास माना जाता था। रामायण काल में ही आप लोग चले जाइए तो उसमें लिखा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाए। पहले वचनों का पालन किया जाता था लेकिन वर्तमान समय पर वचनों का कोई महत्व नहीं रह गया है। जो भी व्यक्ति जैसा चाहता है वैसे वचन बोल देता है, उसके बाद उसके पालन करने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन पुराने समय पर वचनों का पालन भी किया जाता था। तो जब हम साझेदारी करेंगे, साझेदारी करने के बाद हम लोगों के बीच आपसी अनुबंध या समझौते का होना भी बहुत आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होगा तो साझेदारी व्यापार नहीं हो सकता। इसके बाद अपन तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात है आपकी वैधानिक व्यवसाय। व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए, लीगल। अवैधानिक व्यवसाय को मान्यता नहीं दी गई है। फिर एक बार ध्यान से सुने,
व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए। अगर अवैधानिक व्यवसाय है तो वह व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आएगा, जैसे चोरी करना, डकैती करना, ये सारी बातें व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आएंगी। सुपारी ले लेना शब्दों फिल्म में चलता है, तो ऐसा व्यवसाय इस पे नहीं सम्मिलित किया जाएगा। तो वैधानिक व्यवसाय क्या होना चाहिए? कानून की नज़र में सही होना चाहिए, यानी सरकार की नज़र में वह व्यवसाय पूरी तरह से क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। तो मैंने 3 बातें आपको बताई, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, अनुबंध या समझौता, इसके बाद वैधानिक व्यवसाय। अपन चौथे पॉइंट पे चलते हैं, लाभ विभाजन। लाभ विभाजन यदि हम बात करें तो जब हम कोई व्यवसाय करेंगे तो व्यवसाय करने के बाद जो हमारा व्यवसाय होगा उसमें लाभ या हानि होगी। वह लाभ या हानि उन साझेदारों के मध्य बांटी जाएगी जो साझेदार व्यवसाय में कार्य कर रहे हैं या जिन साझेदारों ने व्यवसाय में पूंजी लगा रखी है। वह बंटवारा उनके अनुबंध के अनुसार हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, या फिर जो भी उनका अनुपात होगा, जैसा अनुबंध में लिखा होगा, उस अनुसार में लाभ या हानि दोनों का बंटवारा करना पड़ेगा। चाहे लाभ हो या हानि, दोनों का बंटवारा उसी अनुपात में किया जाएगा। तो 4 पॉइंट हो गए। इसके बाद 5वां पॉइंट जो है आपका असीमित दायित्व। असीमित दायित्व क्या होते हैं? प्रत्येक साझेदार चूंकि व्यवसाय में पूंजी लगाता है, पूंजी लगाने से जो व्यवसाय के प्रति उसके दायित्व होते हैं वो असीमित हो जाते हैं, क्योंकि यदि व्यवसाय में हानि होती है, यदि व्यवसाय में क्षति होती है, व्यवसाय में क्षति होने की दशा में सभी साझेदारों को बराबर की हानि होगी। इसलिए प्रत्येक साझेदार का असीमित दायित्व होता है अपने साझेदारी व्यवसाय में। ये 5वां पॉइंट आपका हो गया। और इसका 6वां पॉइंट है एजेंसी संबंध। आप यहां पर ध्यान से देखिए लाइन, जो उन सब के द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित व्यापार के लाभ को आपस में बांटने के लिए संबंध सहमत होते हैं, उन सब के द्वारा या उन सब की ओर से। इसका मतलब होता है साझेदारों के मध्य एजेंसी संबंध होता है। अब एजेंसी संबंध को थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिए, एजेंसी संबंध क्या होता है। देखिए, ये 3 साझेदार हैं, तीनों साझेदार एक दूसरों के प्रति लायबल है। मतलब जो भी साझेदार कोई बात कहेगा उस बात को तीनों साझेदारों को मानना पड़ेगा। कोई साझेदार उस पर ना नुकुन नहीं कर सकता, क्योंकि इन लोगों के बीच एक एजेंसी संबंध होता है। यदि इसमें टूट फूट होती है तो फिर व्यवसाय संचालित नहीं हो सकता। मतलब जो भी कोई एक साझेदार किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति को कहता है तो वह कार्य तीनों को मानना पड़ेगा। मान लीजिए इस साझेदार ने किसी से डील किया, एक ओनर से, कि मुझे आपकी संपत्ति खरीदना है, तो यदि इस साझेदार ने इससे ये बात कर ली है तो ये साझेदार इसमें डिस्प्यूट्स नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि इन तीनों के बीच एजेंसी संबंध होता है। जो बात कोई भी साझेदार करेगा किसी तीसरे पर्सन से, उसको मानना पड़ेगा। तो ये बात रही साझेदारी की। तो आज मैंने आप लोगों को बताया साझेदारी क्या होती है, साझेदारी की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। अब अगले मिलेंगे, अगली क्लास पे मिलेंगे, तो आप लोगों को बताया जाएगा इसके आगे साझेदारी संलेख क्या होता है। यदि साझेदारों के मध्य आपसी संबंध या साझेदारी संलेख नहीं हुआ है तो कौन कौन से नियम लागू होते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में आप लोगों से मैं पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।